तो ठीक है बेटा, चैप्टर चला रहे थे हम अतीत में दबे पांव, जहाँ पे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में हमने पढ़ा है। ठीक है। तो इसी क्रम में मैंने आपको कुछ होमवर्क भी भेजा था, वो आपने अपनी नोटबुक में किया होगा। उसके बाद आज कुछ क्वेश्चन है कि नदी, कुएं, स्नानागार, बेजोड़ निकासी की व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं कि जल संस्कृति का मतलब है कि जो जल का प्रयोग जिन्होंने किया है वास्तव में, तो कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में आपने पाठ में पढ़ा कि लगभग 700 कुएं, और ये सामूहिक प्रयोग के लिए। ठीक है बेटा। फिर दूसरा, यहाँ पे सड़कों के समानांतर दोनों तरफ नालियां बनी हुई, रोड है तो इस तरफ भी नाली है और उस तरफ भी नाली है जो किसी हौदी में जाके गिरती है। ठीक है, यानी कि पानी के निकासी का जो एक नक्शा है, एक जो तरीका है, इनका बड़ा बेजोड़ तरीका है। ठीक है बेटा। अब हौदी में गिरती है, एक जाल की तरह जुड़कर बाहर की ओर चली जाती है। दूसरा, अब महाकुंड है जहाँ पे अनुष्ठान होते थे, वहाँ पे जो है पानी के लिए और कुएं तथा जल की निकासी के लिए भी नालियाँ बनी हुई, और ये सभी नालियाँ पत्थर से ढकी हुई हैं। एक कुंड के निकट स्नानागार बने हुए हैं, दो पंक्तियों में बने हुए हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका दरवाज़ा कभी एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। मतलब नगर शैली की जो बसावट है, सड़कों से लेके हर चीज़ की जो है एक बेजोड़ नमूना पेश करती है। ठीक है बेटा। फिर मोहनजोदड़ो के निकट कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। ठीक है बेटा। और इससे जो है यह सभ्यता क्या थी? पानी की कमी नहीं थी उनके पास, तो ये सभ्यता कृषि प्रधान, यानी कि यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे, और खेती बाड़ी के लिए बेटा पानी की जो है अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए जो है हम इस बात को ध्यान में रख करके और उसके जल प्रबंधन की व्यवस्था को देख करके ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो है सिंधु सभ्यता जो है उसको जल संस्कृति कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पानी के प्रयोग से लेकर उसकी निकासी और खेतीबाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। 700 कुएं पानी का प्रयोग करने के लिए, सार्वजनिक पानी का प्रयोग करने के लिए बनाए गए थे। तो अब इससे स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी जो है पानी का प्रयोग अधिक मात्रा में करते थे, खेतीबाड़ी के लिए भी करते थे, और सार्वजनिक उपभोग यानी स्नानागार भी बने हुए हैं। नाली जब निकासी और आने के लिए व्यवस्था है तो इससे सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता एक जल संस्कृति उसको हम कह सकते हैं। अब बेटा जल संस्कृति के बाद इसी क्रम में जो है अगला क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो की नगर रचना कैसी थी। तो इसके बारे में जो है लेखक ये बता रहे हैं कि यह नगर जो है सिंधु घाटी में जो है एक सिंधु घाटी की सभ्यता का जो है सत्ता का केंद्र रहा होगा, यानी कि एक तरह की राजधानी। इसमें जो है यह 200 हेक्टेयर में इसको फैला हुआ लेखक ने बताया। ठीक, इसकी जनसंख्या 85,000, यानी कि उस समय की जनसंख्या के हिसाब से एक स्थान पे इतने लोगों का रहना तो वहाँ के जो है महत्व को दिखाता है, सामाजिक आर्थिक महत्व को बताता है कि भाई आर्थिक रूप से भी जब वहाँ पे क्रियाएं होती होंगी तभी तो इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे रह पाते होंगे, अन्यथा उस समय जो है जनसंख्या भी कितनी कम रही होगी। तो आज के हिसाब से जो है वो नगर बहुत ही ज़्यादा उन्नत था, इसलिए उसको जो है उस समय की राजधानी या 5,000 वर्ष पूर्व का ये महानगर की परिभाषा, यानी कि उसको महानगर जो हम कह सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर यह मैदानी संस्कृति है। ठीक है बेटा। पूरा मोहनजोदड़ो यहाँ पे है तो मैदान, सिंधु घाटी के मैदान में बसी हुई है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो जो शहर है वो जो है टीलों पे बसा हुआ है, टीले। ठीक है। लेकिन ये टीले जो है
प्राकृतिक टीले नहीं है कि कहीं पे टीला है उसके ऊपर घर बना दिया, नहीं, ये मानव निर्मित है और कच्ची और पक्की ईंटों के बने हुए हैं, ताकि कभी अगर सिंधु नदी का पानी बैठ जाए, बाढ़ आ जाए उसमें, तो उसका पानी जो है घरों तक ना पहुंच पाए। इसलिए यहाँ के निवासियों ने जो है कच्ची ईंटों के टीले बनाकर उनके ऊपर मकान बना रखे, तो एक नगर व्यवस्था करी हुई थी उस हिसाब से, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था, तो नदी के किनारे तो कभी नदी में जैसे जल स्तर बढ़ जाता है तो पानी बस्ती के अंदर पहुंच जाता है। तो यहाँ के निवासियों ने क्या कर रखा था कि ईंट के टीले बनाए, जैसे हम लोग अपने घरों की फाउंडेशन को ऊंचा कर देते हैं, तो यहाँ के लोगों ने भी जो है वो टीलों को ऊंचा करके उसके ऊपर जो है अपने मकान बना रखे। ठीक है बेटा, ये जो है एक अनूठी मिसाल है मोहनजोदड़ो के नगर की। फिर जो है शहर की ओर सड़कें, सड़कों की दोनों ओर नालियां, ये यहाँ के लोगों की जल निकासी की ओर संकेत करती है कि भाई सड़क है तो किसका पानी जो है, सड़क का पानी कहाँ जाएगा, तो वो नालियों के माध्यम से जो है शहर से बाहर चला जाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे स्नानागार मिले हैं, पानी के कुंड मिले हैं, फिर है कुठार मिले हैं जिसमें जो है अन्न रखा जाता होगा। ठीक है बेटा, फिर बहुत सी लंबी इमारतें मिली हैं, यहीं पर जो है चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं, बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं, ताकि ये पता चलता होगा कि यहाँ से सामान जो है आयात और निर्यात भी होता होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कुओं के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। ठीक, अब है बेटा इसके बाद अगला आता है कि यात्रा वृत्तांत, लेखक का जो है यात्रा वृत्तांत है उसको जो है संक्षेप में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कि लेखक जो है ओम थानवी ये गए हैं कि जिन्होंने जो है लिखा है कि अब तक जो है ज्ञान में भारतीय भूमि नहीं बल्कि विश्व फलक पर घटित सभ्यता की सबसे प्राचीन घटना उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित होती है जब आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सैर करते हैं। फिर उसके बाद लेखक ने वहाँ की सड़कों का जिक्र किया है, वहाँ के जो उद्योग थे, छपाई का है चाहे रंगाई का है, उनको रंगों का ज्ञान था, मोहरें मिली हैं, खिलौने मिले हैं, इस तरह जो है कई तरह का वर्णन उसने अपने उसमें यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत किया है। फिर जो है यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ पे जो है कोई हथियार नहीं मिला, औजार मिले हैं, औजार में चाहे वो खेती बाड़ी के हो, लोहे का प्रयोग नहीं होता था, तांबे के औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं, लेकिन यहाँ पे हथियार नहीं मिले। यानी कि ये सभ्यता जो है बड़ी सामाजिक सभ्यता थी, इसमें जो है किसी तरह का कोई भी राग द्वेष वाली सभ्यता ये नहीं रही है। ठीक है बेटा, अब है बेटा यहाँ पे एक बौद्ध स्तूप की बात हुई थी। अतीत में दबे पांव में वर्णित बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है बौद्ध स्तूप के बारे में बताइए। तो इसमें लेखक लिखता है कि मोहनजोदड़ो के खंडरों में सबसे ऊंचे चबूतरे पर बौद्ध स्तूप है। चबूतरा जो है 50 फीट ऊंचा है, 50 फीट यानी कि लगभग 16-17 मीटर बहुत होता है। ठीक है बेटा, इसका निर्माण काल जो है 2600 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 2600 साल पहले जो है उसको बनाया गया होगा। चबूतरे पर जो है बौद्ध भिक्षुओं के कमरे हैं। ठीक है, यह बौद्ध स्तूप भारत का जो है सबसे पुराना जो बौद्ध स्तूप है उसको आप कह सकते हैं। ठीक है बेटा, इसको देख करके जो है दर्शक क्या हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक स्थापत्य कला का एक अनूठा उदाहरण है। 50 फीट ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ बहुत बड़ी मतलब उस समय की उपलब्धि है। लोगों ने किस तरह से मेहनत की होगी, क्योंकि उस समय इतनी मशीनें भी नहीं थी कि इतने ऊंचाई पे जो है आप कोई भी सामान आसानी से ले जा सके। तो इसीलिए जो है इसलिए जो है कह सकते हैं आप कि इसे देखकर दर्शक जो है रोमांचित हो उठते हैं। ठीक है बेटा, फिर इसके पीछे जो है सिंधु नदी भी बहती है जिसका नज़ारा अत्यंत सुगम है, तो अच्छा नज़ारा जो है उसको देखने को मिलता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के अजायब घर में लेखक ने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा उसने वहाँ पे, जिसमें मतलब वहाँ पे देखो ज़्यादातर तो है दिल्ली लंदन के म्यूजियम में है, जो भी वहाँ से जो है सामान मिला है 50,000 से अधिक
वस्तुएं मिली हैं। लेकिन जो मोहनजोदड़ो में एक छोटा सा इसमें वर्णन किया था लेखक ने पाठ में कि जैसे एक सरकारी स्कूल की छोटी सी इमारत होती है, वैसे ही जो है वहाँ पे एक अजायब घर बनाया गया है जिसमें बहुत ही कम चीज़ें रखी गई हैं। और उसमें काला पड़ गया गेहूँ, यानी कि गेहूँ का जो बीज है जो उस समय वहाँ पे मिला होगा वो भी है। तांबे और कांसे के बर्तन हैं वहाँ पे, ठीक है। मुहरे हैं, चाक यानी बर्तन बनाने का। फिर वाद्य यंत्र है, चाहे वो खोपनी हो, कोई भी चीज़ हो सकती है, बजाने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। चाक पर बने विशाल मृदभांड, मृदभांड बने बड़े बड़े जो मिट्टी के बर्तन जो है चाक के ऊपर बने हुए हैं वो मिले हैं, ठीक है। उन पर काले और भूरे चित्र यानी कि चित्रकारी भी की गई है। चौपड़, चौपड़ की गोटियाँ, चौपड़ होता था बेटा जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के, उसको पासा फेंक के खेला जाता था। चौपड़ की गोटियाँ, दीपक मिले हैं, दिया, माप तोल के लिए पत्थर के, और बाट मिले हैं, तराजू जो भी होता होगा नापने का, तांबे का आईना, ठीक है बेटा। मनकों वाला रंग बिरंगे मन के उनका जो हार होता है वो मिला है, ठीक है। फिर औजार मिले हैं, पत्थर के औजार, तांबे के औजार, इसके अलावा सोने की सुइयाँ, नर्तकी की मूर्ति और दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति जो है वहाँ पर लेखक ने उस अजायब घर के अंदर देखी है, ठीक है बेटा। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः खेती हरियाणी खेती पे निर्भर और पशुपालक सभ्यता थी। इसमें जो है इस कथन की पुष्टि कीजिए। आपको जो इस कथन की पुष्टि करनी है तो यहाँ पे गेहूं मिला है तो गेहूं की सिंधु घाटी की सभ्यता में उन्नत खेती होती थी और खेती पशु, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए जो है सबसे पहले इंसान को जो है पशुओं की आवश्यकता पड़ती है। माना बैल है चाहे कुछ भी है, कोई घोड़े से खींचता हुआ हल चलाने के लिए जो है पशुओं की आवश्यकता पड़ती थी। फिर यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के पशुओं की मूर्ति और मिट्टी की बैलगाड़ी मिलना यह स्पष्ट करता है कि यहाँ पे जो है ये लोग पशुपालन और खेती भी किया करते थे, ठीक है बेटा। बैलगाड़ी का मतलब कि बैल खींचते होंगे, तो इस तरह से जो है खेती में बैलों का प्रयोग किया जाता होगा, बैलों के द्वारा हल चलाया जाता होगा, ठीक। तो इसी तरह से जो है खुदाई में प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी के लोग अन्न उपजाते नहीं थे बल्कि उसका आयात करते थे। नई खोज ने इस ख्याल को क्या कर दिया है, एक बार जब पहले ये माना जाता था कि सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे, खेती बाड़ी नहीं करते थे बल्कि क्या करते थे, अन्न जो है बाहर से मंगाते थे। लेकिन जब वहाँ पे जो है गेहूँ में खुदाई में जो है गेहूँ मिला, बैलगाड़ी मिली है, तो इससे जो है ये लग गया है कि वहाँ पे जो है वास्तव में जो है वो लोग खेती करते थे। वहाँ पे जो है लोहा शुरू में जो है उन्होंने लोहे का प्रयोग नहीं सीखा था, वहाँ पे पत्थर और तांबे के जो है हथियार होते थे। तो इसलिए जो है कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, जो सिंधु घाटी के निवासी थे वो खेती बाड़ी और पशुपालन भी किया करते थे। विद्वानों का ये भी मानना है कि यहाँ पे ज्वार बाजरा की उपज भी होती थी। लोग खरबूजे, तरबूज और अंगूर भी उगाते थे। इतना सारा लेखक ने जो है अपने पाठ के अंतर्गत आपको बताया है, ठीक है बेटा। फिर वो बेर भी जमा करते थे, कपास की खेती होती थी, कपास को छोड़ करके। कपास को इसलिए कहा क्योंकि वहाँ पे सूती कपड़ा मिला है, बाकी हर लगभग हर फसल के जो है वहाँ पे बीज खुदाई के दौरान मिले हैं कपास को छोड़कर, ठीक है बेटा। लेकिन कपास जो है वहाँ पे सूती कपड़ा मिला है, तो इसलिए जो है अभी बात होती होगी कि भाई ये सॉरी हाँ सूती कपड़ा मिला है तो कपड़ा कपास से ही बनता है, तो इसलिए ये प्रयोग होता है। पता चलता है यहाँ पे कि ये बात पुष्ट होती है कि ये लोग कपास की खेती भी किया करते हैं। तो इस तरह से बेटा ये चैप्टर आज पूरा हो गया है, अतीत में दबे पाँव। तो बाकी नेक्स्ट चैप्टर आपको दोबारा कराया जाएगा, इसका काम भी मैं आपको अभी भेजने वाला हूँ और आप अपना काम पूरा कर देंगे। कल आप सब्जेक्ट 940 पे जो है बेटा ऑनलाइन आने के लिए तैयार रहेंगे क्योंकि आप लोग बहुत देर करते हैं, ठीक है। तो आप बने रहेंगे, ठीक है।